नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया के नक्शे से एक और देश खत्म हो रहा है। देश का नाम है फिलिस्तीन। यह देश मानकर चलिए आने वाले कुछ महीनों के बाद सिर्फ कागजों में नजर आएगा, सिर्फ कागजों, क्योंकि इजराइल ने जिस गति के साथ गाजा और फिलिस्तीन का सफाया शुरू किया है, उसमें अब इजराइल फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल रही है और उन्हें एक हिस्से में जानवरों की तरह भर रही है। हालातों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते 72 घंटों में 3 लाख लोगों को गाजा से बाहर निकाल दिया गया और 70 से ज्यादा गोली के शिकार हो गए। और जो बाहर गए हैं वो भी बंदूक के नोक पर। लेकिन दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ कागजी विरोध, और कागजों में ही इसको नरसंहार बताकर सभी संस्थाओं और देशों ने इतिश्री कर दी। हद तो यह हो गई कि खाड़ी देश और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक देशों के ग्रुप GCO और OIC भी मौन बैठे हुए हैं। ये वो ग्रुप हैं जो कतर पर इजराइल के महज एक अटैक के विरोध में आपात मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के खत्म होने पर भी कुछ नहीं करते। सवाल यह भी है कि UN में 192 देशों में से 142 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी। बावजूद इसके इजराइल के अटैक और अमेरिका के सपोर्ट के आगे कोई खड़ा होकर फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहा और अंतिम सांसें गिन रहा है गाजा और फिलिस्तीन। UN कह चुका है कि नरसंहार है। गाजा के अंदर की रिपोर्ट कह चुकी है नरसंहार है। UN के अंदर 142 देश मानते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग से राष्ट्र है। अमेरिका कह चुका है कि इजराइल को अब रुकना चाहिए। यहां तक कि WHO कह चुका है कि वहां महामारी है। बावजूद इसके इजराइल क्या कह रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि अंतिम सांसें गिन रहा है गाजा? जरा इजराइल के इन सब होने के बावजूद बयान क्या है, इसको समझिए और महसूस कीजिए। सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ रही है। गाजा जल रहा है। सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे और ना ही रुकेंगे जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। इजराइल कैट्स, जो कि रक्षा मंत्री है इजराइल के, वो साफ कह रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमास का खात्मा ना हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि अब पूरा फिलिस्तीन इजराइल होगा। कोई राफा नहीं होगा, कोई गाजा नहीं होगा, कोई फिलिस्तीन अथॉरिटी नहीं होगी, सिर्फ वहां इजराइल होगा। लेकिन क्या वाकई में जो गाजा शहर हमास का आखिरी गढ़ है, उसको ढहाने के साथ पूरे फिलिस्तीन का ही खात्मा वर्ल्ड मैप से कर दिया जाएगा? क्योंकि इजराइल ने गाजा शहर पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया। इजरायली हवाई हमले में लगातार लोगों की जान जा रही है। इजराइल ने गाजा के लोगों को शहर छोड़ने का आदेश दे दिया है। इजराइल का मानना है कि गाजा शहर हमास का आखिरी गढ़ है और इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि जमीनी हमले शुरू कर दिए। CNN ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से हमलों की पुष्टि की और यह हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ। यहां रात भर हवाई हमले जारी रहे और इन हमलों में 41 लोग बीते 24 घंटे में और बीते 72 घंटों में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुके। और 72 घंटों का जो आंकड़ा है वो बेहद खौफनाक है। जरा उस पर भी एक नजर डालिए कि बीते 72 घंटों में गाजा के अंदर क्या हो चला है। गाजा के अंदर 3,20,000 लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, जो छोड़कर जा चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महज 72 घंटे में 3,20,000 लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, वो घर जो पहले से ही खंडर थे। लेकिन सवाल यह कि इजरायली सेना का मकसद क्या है? दरअसल इजराइल का मकसद गाजा सिटी में उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी। इजरायली सेना का गाजा पट्टी के लगभग 75 से 80% पर नियंत्रण है। गाजा सिटी उस 25% इलाके में जो IDF के कब्जे में नहीं है। फिलहाल गाजा में हमास के पास 50 बंधक हैं। ऐसा अनुमान है कि इनमें अभी भी 20 बंधक जिंदा हैं।
जबकि बाकी मारे जा चुके और उनको छुड़ाने के लिए 3,20,000 लोगों को बेघर कर दिया गया। गाजा सिटी पर अब कब्जे का प्लान भी तैयार हो चुका है और उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। इजरायल ने अगस्त में गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने के आदेश दिए थे। प्लान के मुताबिक गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए गए थे। दूसरी खेप नवंबर दिसंबर और तीसरी खेप फरवरी मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। इस अभियान को गेदोसा चैरियट्स भी नाम दिया गया है। पहले से ड्यूटी पर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा भी 30 से 40 दिन के लिए बढ़ा दी गई। ऑपरेशन में 5 आर्मी डिवीजन और 12 ब्रिगेड लेवल की टीमें शामिल होंगी, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग, यहां तक कि स्पोर्ट्स यूनिट भी शामिल होंगी। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी हिस्सा ले रही है। आने वाले वक्त में आपको न गाजा दिखाई देगा, न राफा दिखाई देगा, न फलस्तीन दिखाई देगा, सिर्फ इजराइल नजर आएगा और वहां तबाही के मंजर नजर आएंगे। और फिलहाल 86% गाजा फिलिस्तीनियों के लिए वहां नो एंट्री हो चुकी है। जरा इस मैप को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल वहां चल क्या रहा है। सबसे पहले राहत वितरण केंद्र, सिर्फ ये पॉइंट जो है ब्लू कलर के अंदर, ये राहत वितरण केंद्र है जहां सामान मिल रहा है, खाद्य सामग्री मिल रही है। इसके अलावा जबरन विस्थापन कहां जारी है। ये जो रेड पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां जबरन विस्थापन फिलहाल गाजा के अंदर कराया जा रहा है, फोर्सफुली कराया जा रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना का डेरा जो आपको लाइट ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, यहां फिलहाल अभी गाजा के अंदर इजराइल की सेना है, जबकि जो इजरायली सेना का कब्जा है जो आपको बैंगनी कलर के अंदर ये दिखाई दे रहा है, आप मानकर चलिए लगभग पूरे गाजा पर इस वक्त इजरायली सेना का कब्जा है। लेकिन इसमें जो नेजारिम जो कॉरिडोर है, वो दरअसल ये कॉरिडोर है, ये गेट नंबर 96 है जो लगभग 22 किलोमीटर का है, 14 माइल्स के आसपास का ये कॉरिडोर है जिससे सारी रसद आ रही है और इसी से रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये सब इजरायली सेना के कंट्रोल में हो रहा है। उनको यह भी डर है कि ऐसा ना हो कि गाजा वासियों के जरिए हमास के ही लड़ाके बाहर चले जाएं और इसी चक्कर में वहां गोलीबारी भी जमकर हो रही है और लोगों में डर है। इसके अलावा जो क्रॉसिंग गेट है, वो क्रॉसिंग गेट एक एरेज क्रॉसिंग है और दूसरा जो है राफा क्रॉसिंग जो मिस्र की तरफ निकलता है, और इन दोनों क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। आप सोचिए कहां जाएंगे बोलो, दोनों ही, एक एरेज क्रॉसिंग और दूसरा राफा क्रॉसिंग जहां से आप निकल सकते हैं, उन दोनों क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। तो क्या वाकई में भूमध्य सागर के अंदर जाकर वो मर जाए, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। इन दोनों देशों ने अपने गेट को बंद कर दिया है, इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि वहां पहले से ही शरणार्थी फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे, इजरायली क्रॉसिंग गेट जो है क्या उनका इस्तेमाल होगा? एक अल करारा क्रॉसिंग है और दूसरा गेट नंबर 96 है, क्या यहां से क्रॉसिंग होगी? और एक है करेम शलोम क्रॉसिंग, क्या यह क्रॉसिंग होगी? इन क्रॉसिंग से कहां जाएंगे वो? क्योंकि तमाम जो खाड़ी देश इससे लगते हुए हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते, पहले से ही हमारे पास बहुत ज्यादा शरणार्थी हैं और उन्होंने हमारी डेमोग्राफी को पूरे तरीके से बदल दिया। तो क्या वाकई में ये सब जो बच गए हैं वो भूख से मरने वाले हैं, या समुद्र के रास्ते अगर जिंदा बच गए तो कहीं और पहुंच जाएंगे, जैसे अभी एक इजराइल की सेना से बचते हुए समुद्र के रास्ते जॉर्डन तक पहुंच गया था। लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते। तो फिर क्या गाजा में खुलेआम नरसंहार चलता रहेगा? यूनाइटेड नेशंस के स्वतंत्र आयोग ने गाजा के ताजा हालातों की पड़ताल की। यूनाइटेड नेशंस के आयोग की तरफ से पहली बार यह माना गया कि गाजा में इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है। 2 साल की जांच पड़ताल के बाद पहली बार माना गया कि गाजा में खुलेआम नरसंहार चल रहा है। आयोग का कहना है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना की जा रही है। जब से युद्ध हो रहा है तब से यहां नरसंहार का अभियान चल रहा है। आयोग की 72 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर 2023 से इजराइल ने 3-4 बार ऐसा किया जिसे 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर रखा जा सकता है।
इस रिपोर्ट को बनाने वाले ने कहा कि जांच के नतीजे यूएन की अब तक की जांच में सबसे ज्यादा मजबूत और आधिकारिक है। जांचकर्ताओं ने कहा कि इजरायली लोगों और मिलिट्री अधिकारियों की मुखर बयानों के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है और इस जघन्य अपराध की जिम्मेदारी इजरायल के शीर्ष अधिकारियों पर है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक गाजा की स्थिति को नरसंहार नहीं बताया। यह रिपोर्ट स्वतंत्र आयोग की है और संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट से किनारा किया है। इजरायल ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गलत और विकृत बताया है, लेकिन जो आंकड़े खुद इजरायल दे रहा है, क्या उनको झुटलाया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो दो चेहरे मुस्लिम देशों के हैं, क्या उसको झुटलाया जा सकता है? जो GCO यानी कि गल्फ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कतर पर एक अटैक के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, वो फिलिस्तीन के खात्मे के बाद उन्हें शरणार्थी तक लेने को तैयार नहीं है। और उसके पीछे की वजह क्या है, जरा समझिए। अरब देश वैसे तो मन और प्राण से फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन यही मुद्दा है कि वो डरते हैं कि अगर वो गाजा के लोगों को शरण देने लगे तो पूरा इलाका खाली हो जाएगा। साल 1959 में अरब लीग का रिजोल्यूशन 1547 लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलाने के लिए अरब देशों को मदद करनी चाहिए। अरब मुल्क तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने अपने यहां फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बसाना शुरू कर दिया तो यह फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करने जैसा होगा। लोग स्थायी तौर पर बाहर बसने लगेंगे। इससे फिलिस्तीन पूरी तरह से इजरायली कब्जे में चला जाएगा। गाजा पट्टी को लेकर एक चिंता यह भी है कि हमेशा अस्थिरता में रहे वहां के लोग हमास से दूर नहीं रह पाएंगे। दूसरे देश में रहते हुए वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी भी देश ने फिलिस्तीन को बचाने की कोशिश की? इस स्थिति में भी फिलिस्तीन खत्म हो रहा है, तो सवाल यह कि अब गाजा के लोग जाएं तो कहां जाएं? अरब कंट्रीज कह रहे कि हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे यहां गए तो फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। इजराइल कह रहा है कि मैं फिलिस्तीन खत्म कर रहा हूं। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम कहां जाएं, क्योंकि अगर वहीं रहे तो मारे जाएंगे। दरअसल लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस इलाके की आबादी लगभग 24 लाख है। हम गाजा की बात करें, और यह दुनिया की सबसे घनी जनसंख्या वाला इलाका है जो लंबे समय से युद्ध से घिरा हुआ है। चूंकि यह विवादित जगह है और यहां हमास भी ऑपरेट करता है, लिहाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर दिया गया। यहां से बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते 2007 से ही बंद कर दिए गए। इसकी दक्षिण और पूर्वी सीमा इजराइल और मिस्र से घिरी हुई है। यहां बाड़े और पुलिस हैं, और जमीन की बात करें तो यहां 3 मेन क्रॉसिंग है, एरिस, राफा और करम शालोम, जिसका जिक्र हमने किया। इनमें भी राफा क्रॉसिंग अकेली जगह है जहां से थोड़ी बहुत आवाजाही हो सकती है, लेकिन मिस्र उसको रोक रहा है। ऐसे में लोग समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम दिशा में इसका समुद्र खुला है और वहां से गाजावासी भागने की कोशिश कर सकते हैं जिंदगी बचाने के लिए, बशर्ते उन्हें बोट मिले, जेट स्की मिले, ऐसी चीजें मिले। और वो सबसे बड़ा सवाल कि सुरक्षा बलों की निगरानी से बचकर वो भाग जाए, क्योंकि यह इलाका भी इजरायली कंट्रोल में है। लिहाजा भागना किसी लिहाज से सुरक्षित नहीं। मान लीजिए कि किसी तरह इजरायल और इजिप्ट की नाकेबंदी से बचते बचाते लोग निकल भी जाएं तो कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। गाजा के लोगों को कोई भी देश शरण देना नहीं चाहता है। तो फिर गाजा के मौजूदा हालात क्या है? दरअसल 9 सितंबर के आदेश के बाद से 14 सितंबर तक 3,20,000 से ज्यादा लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं, मजबूरन छोड़ चुके हैं। बीते 24 घंटों में ही 50,000 से 70,000 लोग दक्षिण की तरफ गए। गाजा सिटी में मूल रूप से लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अब भी 7 लाख से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए हैं। उनके पास जाने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। लोग पैदल, गाड़ियों, यहां तक कि गधों पर दक्षिण की तरफ सहीली सड़क, जिसे कोस्टल रोड कहते हैं, उसके जरिए निकल रहे हैं। इजरायली चेक पॉइंट्स पर जांच होती है, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दक्षिण में अल मावासी मानवीय क्षेत्र घोषित है, लेकिन वहां पहले से ही लाखों विस्थापित हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां अभी केवल 3,000 टेंट उपलब्ध है और लक्ष्य है वहां पर 1 लाख टेंट का, लेकिन आपूर्ति कम है। जहां 1 लाख टेंट होने चाहिए वहां सिर्फ 3,000 टेंट हैं। और अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि टेंट सारे लग भी गए, तो क्या पूरा फिलिस्तीन एक हिस्से में सिमटकर टेंट का प्रदेश हो जाएगा, टेंट का देश हो जाएगा? और यह सब कब हो रहा है?
जब अमेरिका यह कह रहा है कि हम इजराइल को रोक रहे हैं, तो अमेरिका कह क्या रहा है असल में, जरा इसको समझिए। और वो क्या कह रहा है, वो उल्टा धमका रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल ने गाजा में कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है, हमारे पास अब महीने नहीं है, हमारे पास शायद कुछ दिन या शायद कुछ हफ्ते ही बचे हैं। मार्को रूबियो, विदेश मंत्री अमेरिका, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो ऑफर दिया था कि भाई आप 3 साल के लिए जहां भी रह रहे हैं वहां का किराया ले लीजिए, 1 साल का खाद्य पदार्थ ले लीजिए और आप गाजा छोड़कर चले जाइए, फिलिस्तीन को छोड़कर चले जाइए, क्या यह इशारा उस तरफ था? क्योंकि यह सवाल गंभीर है। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका और इजराइल उन 40 देशों में जिन्होंने यूएन के अंदर फिलिस्तीन की देश के तौर पर मान्यता का समर्थन नहीं किया। तो जब अमेरिका फिलिस्तीन को देश मानता ही नहीं है तो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। और यही वजह है कि खाड़ी के देश चाहकर भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े नहीं हो पा रहे। और यूएन के अंदर की स्थिति देखिए कि 142 देश फिलिस्तीन के साथ हैं, 142 देश 192 में से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को समर्थन देने वाला प्रस्ताव पारित किया। इस पर 142 देशों ने समर्थन दिया, 10 ने विरोध और 12 ने मतदान से परहेज कर दिया, वो इसका हिस्सा बने ही नहीं। और आप जानते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन क्या है? दरअसल न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में तैयार किया गया प्रस्ताव है, जिसे जुलाई में आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन के बाद प्रस्तुत किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है द्विराष्ट्र यानी कि 2 राष्ट्र समाधान को लागू करना, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को। भारत ने जो 2 राष्ट्र का प्रस्ताव है उसके पक्ष में वोट देते हुए अपने रुख को दोहराया और भारत ने कहा कि एक संप्रभु, एक स्वतंत्र और एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन भारत करता है, जो एक सुरक्षित इजराइल राज्य के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर पारित इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा कि यहां कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा, यह जमीन हमारी है। वेस्ट बैंक में बस्तियों को बढ़ाने के लिए एक नए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए और इजराइल के यूएन राजदूत डैनी डेनन ने इस प्रस्ताव को नाटक करार दिया। यहां तक कहा कि केवल हमास को फायदा पहुंचाने के लिए हम इसको नहीं मानते। अमेरिका ने भी यूएन के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। अमेरिकी मिशन की काउंसलर मॉर्गन और टागस ने इसे गलत समय पर किया गया प्रचार स्टंट बताया और कहा कि हमास के लिए यह एक तरीके से तोहफे के जैसा है। तो क्या वाकई में अंतिम सांसें गाजा भी गिन रहा है और फिलिस्तीन भी गिन रहा है? और क्या ओआईसी और जीसीओ बैठकर ये देख रहे हैं कि कैसे एक राष्ट्र खत्म हो रहा है और उसको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा? और क्या हमास, जिसने इजराइल पर अटैक किया, 1200 से ज्यादा लोगों को मारा, उनको बंधक बनाया, क्या उसका खामियाजा पूरा फिलिस्तीन भुगत रहा है, जिसमें अभी तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 2 लाख से ज्यादा गायब हो चुके हैं, ना जाने कितने बच्चे मारे जा चुके हैं, पूरा फिलिस्तीन खंडर में तब्दील हो चुका है और अब वहां के रहने वाले शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर उनको उन्हीं के इलाकों से निकाला जा रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Short